हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू योर चैनल MP आरम। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको याद होगा कि PSC के एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PSC की यूनिट नंबर 7, जिससे हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। हम इसको प्रयास IAS अकेडमी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपदा प्रबंधन की डेफिनेशन। देश एवं संगठन द्वारा आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयासों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है: मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, पुनर्निर्माण, बचाव, राहत और पुनर्वास। आपदा प्रबंधन बहुआयामी प्रयासों के जरिए ही संभव हो सकता है, जैसे कि प्रशासन की भूमिका, योजनाओं की भूमिका, स्वयंसेवकों की भूमिका और समुदाय की भूमिका। उद्देश्य क्या क्या होते हैं आपदा प्रबंधन के? आपदा प्रबंधन से प्रभावित लोगों का बचाव करना, प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना, किसी भी आपदा के खतरे की रोकथाम करना, किसी भी आपदा या उनके परिणामों के जोखिम में कमी लाना, विस्थापित लोगों का पुनर्वास करना। ये सब हमारे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्य होते हैं। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के तत्व, इनको 3 पहलुओं पर बल दिया जाता है। पहला आता है प्रकोप विश्लेषण, संवेद्यता विश्लेषण और जोखिम विश्लेषण। पहले हम क्या करेंगे? प्रकोप का विश्लेषण करेंगे, कितना हुआ है, संवेद्यता विश्लेषण, फिर आता है जोखिम विश्लेषण। प्रकोप विश्लेषण, इसके अंतर्गत पूर्व में उस क्षेत्र विशेष में घटित प्राकृतिक आपदाओं के अध्ययन के आधार पर निम्न 2 बातों पर बल दिया जाता है। पहला, भविष्य में आपदा के घटित होने की संभावना के बारे में जानना कि भविष्य में घटित होगी या नहीं होगी, तो प्रकोप का विश्लेषण करना। और भविष्य के लिए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की नीतियों का निर्माण करना, मतलब यदि भविष्य में कुछ हो जाती है आपदा तो उसको कम कैसे कर सकते हैं या फिर उसका प्रबंधन के लिए नीति क्या हो सकती है, तो यह प्रकोप विश्लेषण के अंतर्गत आता है। संवेद्यता विश्लेषण, इसमें पर्यावरण विज्ञान के अनुसार संवेद्यता से तात्पर्य किसी खास आपदा के प्रति किसी क्षेत्र विशेष पर या वहाँ के लोगों की दुर्बलता और उसके द्वारा दुष्प्रभाव होने की संभावना होती है। इसका सामान्य अर्थ है कि आपदा से प्रभावित होने वाले स्थानीय इकाई से है, जिसमें स्थानीय इकाई के अंतर्गत मानव समुदाय, पादप समुदाय और जंतु समुदाय आते हैं। मतलब संवेद्यता विश्लेषण में क्या होता है? पर्यावरण विज्ञान के अनुसार संवेद्यता से तात्पर्य किसी खास आपदा के प्रति किसी क्षेत्र विशेष या फिर वहाँ के लोगों की दुर्बलता या उसके द्वारा उसके दुष्प्रभावों की संभावना होती है। मतलब यदि वहाँ पर कोई आपदा आती है तो वहाँ की प्रकृति और लोग उसको सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या क्या प्रभाव होगा, उसका पहले विश्लेषण करना, संभावना लगाना संवेद्यता विश्लेषण कहलाता है। इसमें सामान्यतः अर्थ किसी आपदा से प्रभावित होने वाली स्थानीय इकाई होती है, जैसे कि स्थानीय इकाइयों के अंतर्गत मानव समुदाय, पादप समुदाय और जंतु समुदाय आते हैं। जोखिम विश्लेषण, किसी खास आपदा का समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की संभवता का अध्ययन ही आपदा जोखिम या फिर जोखिम विश्लेषण कहा जाता है। मतलब आप किसी समाज पर किसी भी आपदा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं उसका अध्ययन करना जोखिम विश्लेषण कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? आपदा के संभावित दुष्प्रभाव निम्न आयामों पर दर्शाते हैं कि जो दुष्प्रभाव हैं कि वो कैसे होंगे। पहला होगा सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, आर्थिक पक्षों पर दुष्प्रभाव और राजनीतिक पक्षों पर दुष्प्रभाव। आपदा जोखिम के 3 चरण होते हैं। पहला होता है खतरे की विश्लेषण करना, संभावित आपदा से निपटने हेतु क्षमताओं का विश्लेषण करना, जोखिम संबंधी सूचनाओं को सरकारी तंत्र या फिर समाज के संभावित प्रभावित वर्ग तक भेजना। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? जोखिम विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। खतरे की विश्लेषण करना, खतरे को, संभावित आपदा से निपटने हेतु क्षमताओं का विश्लेषण करना, जोखिम हेतु या जोखिम संबंधी सूचनाओं को सरकारी तंत्र या फिर समाज के संभावित प्रभावित वर्ग तक भेजना। ये आते हैं संवेद्यता विश्लेषण के तत्व। समुदाय को प्रभावित करने वाली आपदा का नाम जानने, जैसे बाढ़, भूकंप आदि को किसके अंतर्गत रखा जाता है? संवेद्यता विश्लेषण के तत्व के अंतर्गत आते हैं। मतलब समूह को प्रभावित करने वाली आपदा का नाम जानना, जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि। संभावित
प्रभावित इकाइयों के बारे में जानना, जैसे कि क्षेत्र और प्रदेश के बारे में पहले से पता करना। संवेद्यता समुदाय के बारे में जानना, जैसे कि मानव और पशु। संवेद्यता समुदाय के बारे में जानना, पहले क्षेत्र के बारे में जानना और उनके समुदाय के बारे में जानना। आपदा की गति के बारे में जानना कि आपदा की गति कैसी होगी, तीव्र होगी, मंद होगी, कैसी होगी, ये सब इसके बारे में जानना। आपदा अवधि के बारे में जानना, कैसी होगी, अल्प होगी या दीर्घकाल तक के लिए होगी। और संभावित प्रभावित मानव जीव भौतिक संरचना की प्रतिरोधकता को जानना, मतलब कि मानव पर क्या होगा, जीवों पर क्या होगा, भौतिक संरचना में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना। तो हम संवेद्यता विश्लेषण में क्या करते हैं, पहले हम उसके प्रभाव देखते हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, कौन सा प्रभाव है, किस क्षेत्र पर आएगा, कौन से प्रदेश में आएगा, कितना क्षेत्र कवर करेगा, किस समुदाय पर होगा, वन पर कितना होगा, वृक्षों पर कितना होगा, पशु पर कितना होगा, मानव पर कितना होगा। आपदा की गति कैसी होगी, तीव्र होगी, मंद होगी, उसकी अवधि कैसी रहेगी, अल्पकाल के लिए आएगा, दीर्घकाल के लिए आएगा, और उसके प्रभावित मानव जीव और भौतिक संरचना का प्रतिरोधकता को जानना कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की अवस्थाएं एवं चरण। 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है आपदा पूर्व अवस्था, आपदा के दौरान और आपदा उपरांत अवस्था। आपदा से पूर्व हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, निवारण के उपाय ढूंढ सकते हैं और निरोध के उपाय ढूंढ सकते हैं। आपदा के दौरान तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हेल्प ही कर सकते हैं, लेकिन आपदा के उपरांत हम क्या कर सकते हैं, उनको राहत पहुंचा सकते हैं, उनका पुनर्स्थापन कर सकते हैं और उनको पुनर्वास कर सकते हैं। ये सब आपदा उपरांत अवस्थाएं होती हैं। आपदा पूर्व अवस्थाएं, यह आपदा के गठित होने से पहले की अवस्था होती है। इसे PMP चरण भी कहा जाता है। इनमें त्रिस्तरीय कार्य नीतियों पर बल दिया जाता है। पहला, आपदा तैयारी। आपदा आने की दिशा में उस क्षेत्र तथा मानवीय समुदाय से उससे निपटने हेतु आवश्यक तैयारियों पर बल देना ही आपदा तैयारी कहलाता है। मतलब जहाँ पर बाढ़ आती है, हम वहाँ पे स्कूलों में कुछ सम्मेलन वगैरह करवा सकते हैं और उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को कि भैया यदि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, जो ऐसे क्षेत्र होते हैं उनमें क्या करना चाहिए इस टाइम पर। तो इसके अंदर क्या आता है, पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। आपदा न्यूनीकरण, इसके तहत मानव सुरक्षा के साथ साथ उसकी संपत्ति को बचाने और आर्थिक क्षति को कम करने के उपाय पर बल दिया जाता है कि यदि आपदा आएगी तो क्या क्या सामान लेकर भागना है, वो सब आर्थिक क्षति और जो मानव क्षति होती है उसको कम करने के उपाय ढूंढते हैं और उन पर बल दिया जाता है। आपदा निरोध, यह आपदा तैयारी एवं आपदा न्यूनीकरण का अगला चरण होता है। इसमें आपदा से मानव जीवन और उसकी संपत्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने पर बल दिया जाता है। आपदा निरोध के उपाय अलग अलग आपदा के लिए अलग अलग होते हैं। आपदा तैयारी से संबंधित तथ्य, आपदा योजना का निर्माण कर सकते हैं, पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम पर बल देते हैं, आपदा शोध करते हैं, आपदा चेतावनी प्रणाली की सक्रियता करते हैं, आपदा शिक्षा और आपदा पूर्वानुमान इसके अंतर्गत आता है। पूर्वानुमान, आपदा के दौरान, इसे सहभागिता की अवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपदा के दौरान की समस्त क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, जैसे कि लोगों को खोजना और उन्हें निकालना, सुरक्षा स्थान तक लोगों को पहुंचाना, आश्रय पर लोगों को भोजन, जल, वस्त्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। आपदा उपरांत अवस्था, इसे पुनः प्राप्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इस समुदाय पर आपदा द्वारा उत्पन्न त्रासदी को झेलने की क्षमता को दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत 3 चरणों पर बल दिया जाता है। पहला राहत कार्य, पुनरुत्थान और तीसरा है पुनर्वास। आपदा उपरांत अवस्था, इसे पुनः प्राप्ति की अवस्था भी कहा जाता है। यह समुदाय पर आपदा द्वारा उत्पन्न त्रासदी को झेलने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अंतर्गत 3 चरणों पर बल दिया जाता है। राहत कार्य, पुनरुत्थान और पुनर्वास। राहत कार्य, पुनरुत्थान एवं पुनर्वास। राहत कार्य के अंतर्गत यह आपदा के तत्काल बाद की स्थिति होती है। राहत कार्य में निम्न द्वारा सहभागिता होती है: व्यक्ति, समुदाय, NGO और सरकारी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO, WHO, रेड क्रॉस इसमें सहायता करते हैं। प्राथमिकता वाले राहत कार्य निम्नलिखित होते हैं: मलबे में लोगों को बाहर निकालना,
चिकित्सा एवं आवश्यक औषधि की आपूर्ति सुनिश्चित करना, संचार एवं परिवहन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और अस्थायी आश्रय, जल और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना। आपदा पुनरुत्थान यह स्थायी पुनर्विकास की अवस्था होती है। यह समुदाय आधारित प्रक्रिया है, अर्थात इस चरण में समुदाय की भागीदारिता अत्यंत आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत आपदा के बाद स्थायी पुनर्विकास, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर बल दिया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, मानसिक पुनरुत्थान करना, आर्थिक पुनरुत्थान करना और सामाजिक पुनरुत्थान। मानसिक पुनरुत्थान में आपदा प्रभावित लोगों का मानसिक रूप से पुनरुत्थान किया जाता है। आर्थिक पुनरुत्थान में क्या होता है? ध्वस्त मकानों का पुनर्निर्माण करना, मकानों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराना और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। सामाजिक पुनरुत्थान के अंतर्गत आपदाओं के बाद की नवीन दशाओं के साथ समाज का समायोजन करना। आपदा पुनर्वास, इसके अंतर्गत आपदा पीड़ितों को सामान्य स्थिति में लाने और इन्हें सामुदायिक कार्यों से जोड़ने हेतु क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों पर बल दिया जाता है, जैसे जला आपूर्ति का नवीनीकरण करना, विद्युत आपूर्ति का नवीनीकरण करना, संचार परिवहन तंत्र की पुनः बहाली करना, रिहायती मकानों का पुनर्निर्माण करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। आपदा प्रबंधन का PRRP, इस मॉडल के रूप में 4 बातों पर बल दिया जाता है। जो आपदा प्रबंधन का PRRP मॉडल है, इस पर 4 बातों पर मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। पहला होता है प्रिपरेशन करना, मतलब पहले से तैयारी करना। R मतलब रिलीफ, मतलब राहत पहुंचाना। R रिटर्न ऑन डेली लाइफ, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना। और P फॉर प्रिवेंशन या फिर रोकथाम। PRRP मॉडल क्या होता है? P से प्रिपरेशन, R फॉर रिलीफ, R फॉर रिटर्न ऑफ डेली लाइफ और P फॉर प्रिवेंशन। आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं नीतिगत संरचना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की पूर्व मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी आपदा प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। फिर सुरक्षा कैबिनेट कमेटी, ये क्या करती है? नाभिकीय, जैविक, रासायनिक आपदाओं के समय सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी, इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है और यह जरूरत अनुसार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, संकट प्रबंधन ग्रुप को निर्देशित करती है। आपदा प्राकृतिक आपदा विपदा कमेटी, यह सूखा प्रबंधन कमेटी का पुनर्गठित रूप होता है। इसका अध्यक्ष PM होता है और इसका मुख्य कार्य आपदा पूर्व उपायों और आपदा की रोकथाम करना होता है। संकट प्रबंधन ग्रुप, इसका अध्यक्ष केंद्रीय राहत आयुक्त होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में किए गए कार्यों का समायोजन करता है। तो देखिए केंद्र में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन सा है? 2005 है। इसमें मुख्यतः 5 कमेटी बनाई गई। 2005 का ही अधिनियम है और इसमें 5 कमेटी बनाई गई हैं। एक होती है मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी, ये क्या करती है? आपदा प्रबंधन राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। उच्च है तो भैया ऊंचे वाले लोग या फिर बड़े आदमी होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? पैसे देते हैं, तो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। फिर आते हैं दूसरे लोग जो कि ज़्यादा पैसा तो नहीं होगा लेकिन हाँ सुरक्षा दे सकते हैं, तो सुरक्षा कमेटी होती है। ये किसकी होती है? कैबिनेट कमेटी होती है। इसमें नाभिकीय, जैविक और रासायनिक आपदाएं आती हैं, उनके समय सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नाभिकीय आ गई, रासायनिक आ गई, जैविक आपदाएं आ गई, तो उसके समय कौन सुरक्षा देता है? तो सुरक्षा कैबिनेट कमेटी देती है। फिर आती है राष्ट्रीय संकट आपदा कैबिनेट, इसका सचिव कैबिनेट सचिव होता है और यह जरूरत के समय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को प्रदर्शित करती हैं। प्राकृतिक आपदा विपदा कमेटी, यह क्या होती है? इस कमेटी का पुनर्गठित रूप है किसका? सूखा प्रबंधन कमेटी को ही पुनर्गठित करके क्या बनाया गया है? प्राकृतिक आपदा विपदा कमेटी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह आपदा पूर्व उपायों और आपदा की रोकथाम करने में अपना योगदान देता है। संकट प्रबंधन ग्रुप, इसके अध्यक्ष केंद्रीय राहत आयुक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में किए जाने वाले कार्य का समायोजन करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005,
परिचय भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया यह एक अधिनियम है। राष्ट्रपति की सहमति 3 दिसंबर 2005 को मिली थी। लागू इसको जनवरी 2006 में किया गया था। उद्देश्य क्या है? आपदाओं के समय बेहतर राहत, बचाव, पुनर्वास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कानूनी एवं संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? आपदाओं के समय बेहतर राहत, बचत, पुनर्वास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कानूनी एवं संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराना। परिभाषा धारा 2 के डी में आपदा को परिभाषित किया गया है। मुख्य प्रावधान क्या है? आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मतलब जो जहां पर आपदा आएगी पहले कौन जाएगा? राज्य जाएगा, तो पहले वही राज्य राहत और बचाव कार्य करेगा, ना कि केंद्र। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो अब सारे वित्तीय को कौन रखता है? केंद्र रखती है। संसाधन भी किसके होते हैं? केंद्र के होते हैं। तो वो ही भौतिक और जो वित्तीय संसाधन है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो केंद्र को जिम्मेदारी दी गई है कि वह उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। कि प्रधानमंत्री 10 अध्यक्षों के साथ क्या बनाएगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाएगा। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मतलब राज्यों में होगी तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिले स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राहत एवं बचाव कार्य हेतु राष्ट्रीय आपदा बल का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा बल का गठन किया गया है। केंद्र स्तर पर पीएम राहत कोष की स्थापना की गई है कि यदि बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी तो पीएम राहत कोष में पैसे डाले जाएंगे। राज्य स्तर पर सीएम राष्ट्रीय योजना बनाने की बात की गई है कि यदि स्टेट लेवल पर क्या होगा? सीएम के पास एक राष्ट्रीय योजना होगी। धारा 11 में राष्ट्रीय योजना बनाने की भी बात कही गई है कि राज्य की तो होगी योजना और केंद्र की भी एक राष्ट्रीय योजना होगी। क्या क्या प्रावधान है? तो राहत और बचाव कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वित्तीय एवं भौतिक सहायता उपलब्ध कराता है केंद्र। केंद्र में ही यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर होगा। और राष्ट्रीय आपदा बल का गठन राहत और बचाव कार्य हेतु किए जाते हैं। केंद्र स्तर पर पीएम राहत कोष की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर सीएम राष्ट्रीय योजना कोष की स्थापना की गई है। और 2011 में राष्ट्रीय योजना बनाने की भी बात कही गई है। 2005 के बाद की अवस्थाएं। NDMA परिचय है इसका। देश में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय जो कि सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने हेतु अधिकृत किया गया है। पूरा नाम है इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और गठन इसका 27 सितंबर 2006 को किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है 27 सितंबर 2006 को। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनाई गई है? 27 सितंबर 2006 को बनाई गई है। किसके तहत? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा 3 के आधार पर बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यह केंद्र गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाती है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता देने के लिए गठित की गई है। क्या है? तो यह केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बनती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके कार्यों में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। SDMA यह राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय होता है। इसका पूरा नाम क्या है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 के में गठन का प्रावधान किया गया है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसकी धारा 14 कहती है कि इसका गठन किया जाएगा। कौन करेंगे? अध्यक्ष होंगे इसके सीएम और हर राज्य इसका गठन करेगा। इसका गठन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। और मध्य प्रदेश में 5 सितंबर 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। 5 सितंबर को
2007 को इसकी स्थापना की गई थी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य कार्यकारी समिति, इसका गठन राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है और उसकी धारा 20 से कार्य क्या है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता देना। अध्यक्ष इसके राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। जो कार्य है, कार्य करने के लिए इसको बनाया गया है राज्य कार्यकारी समिति, राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। धारा 20 में इसका क्या होता है कि यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता करेगी। इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। स्थानीय प्राधिकरण, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थान, नगर पालिका, जिला, छावनी एवं बोर्डों को शामिल किया जाता है। जो स्थानीय होती है ना, उनमें पंचायती राज संस्थान, नगर पालिका, जिला और छावनी वार्डों को सम्मिलित किया जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु योजना समन्वय एवं क्रियान्वयन निकाय है। राज्य स्तर द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। वास्तविक आपदा के समय मुख्य सक्रियता इसी की होती है। जो जिला आपदा प्रबंधन होती है, इसका गठन कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। जिला कलेक्टर करते हैं। और वास्तविक जब आपदा आती है तो सबसे पहले कौन सक्रिय होता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स, रिलीफ फंड नहीं है, रिस्पांस फोर्स है तो ज़्यादा रिस्पांस करती है, कार्यवाही बल है ये। राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन गठित की गई है। इसका मुख्य कार्य किसी खतरनाक आपदा की स्थिति में विशिष्ट कार्यवाही करना होता है। वर्तमान में इसकी 8 बटालियन कार्यरत हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है संस्थान है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। यह आपदा प्रबंधन के कार्य में संलग्न संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान, क्षमता निर्माण की मुख्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। ये क्या करती है, यह आपदा प्रबंधन के कार्यों में संलग्न संस्थानों के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान, क्षमता निर्माण की मुख्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। विभिन्न स्तरों पर नियंत्रित आपदा प्रबंधन, विभिन्न स्तरों पर नियंत्रित आपदा प्रबंधन बनाई गई है। पहले आती है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर क्या होती हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आपदा प्रबंधन कार्य होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य राहत आयुक्त द्वारा CM के परामर्श से आपदा प्रबंधन बनाए जाते हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन बनता है। और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी या जो BDO है उसके नेतृत्व में बनता है। ग्राम स्तर पर जो सरपंच होता है उसके नेतृत्व में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति द्वारा आपदा प्रबंधन के कार्य होते हैं। तो कितने होते हैं, मुख्यतः 5 बनाए गए हैं। केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के अधीन, राज्य स्तर पर CM के परामर्श पर बनाए जाते हैं राज्य राहत आयोग। जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में होता है। ब्लॉक स्तर पर जो खंड विकास अधिकारी है BDO है उसके नेतृत्व में। और ग्राम स्तर पर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समितियां बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, यह देश में इस तरह की पहली योजना है। जून 2016 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई थी। यह सेंदाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित है। आपदा जोखिम अध्ययन, आपदा प्रत्युत्तर, बहाली और आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 क्या है, राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन करना कैसे करेंगे, 16 चीज़ों से करेंगे, 16 संस्कारों से करेंगे। तो 2016 में इसको लाया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। कौन लेकर आया है, मोदी जी लेकर आए हैं। और सेंदाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित है। आपदा जोखिम अध्ययन, आपदा प्रत्युत्तर, बहाली और आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रावधान, यह वित्तीय प्रबंधन
आपदा प्रबंधन का प्रभावी क्रियान्वयन वित्त की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। आपदा प्रबंधन हेतु केंद्र एवं राज्य संयुक्त रूप से वित्त पोषण करते हैं। इनमें 3 उपाय होते हैं। पहला, पीएम राहत कोष, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, राष्ट्रीय आपदा अवशमन निधि और आपदा राहत कोष। कितने बनाए जाते हैं कोष? तो 4 प्रकार के कोष होते हैं। एक होते हैं हमारे सर्वोच्च राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके नाम पर, तो प्रधानमंत्री राहत कोष। और दूसरा क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, मतलब यदि आकस्मिक जरूरत पड़ जाएगी तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, राष्ट्रीय आपदा अवशमन निधि और आपदा राहत कोष। आपदा राहत कोष 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। मतलब इन्होंने कहा था कि यदि आपदा आ जाएगी तो कहाँ से पैसे लाएंगे, तो एक एक करके पैसे जोड़ो और क्या बनाओ, आपदा राहत कोष बनाओ। तो कब आया है? 1-1 रुपए जोड़े हैं तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था आपदा राहत कोष का। इसकी विशेषताएं हैं कि यह राज्य के लोक खाते के अंतर्गत आता है। योगदान है इसका 75% केंद्र देती है और 25% राज्य देती है। यह राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रशासित होता है। पीएम राहत कोष, इसका गठन जनवरी 1948 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं। यह केवल जनता के अंशदान से निर्मित होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, दंगा से पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना कब की गई थी? तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद ही हमें पता चलेगा कि भैया पीएम राहत कोष जैसा कुछ होना चाहिए। तो पीएम राहत कोष आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में ही हमने बना दिया था। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। क्या करती है ये? बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, दंगों से पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करती है। उसके बाद आते हैं अपने आपदा राहत कोष। तो जब आपदा आ जाएगी तो 1-1 रुपये थोड़ी ना किसी से मांगेंगे, इसलिए पहले रख लो। तो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। लोक खाते के अंतर्गत, राज्य के जो लोक खाते होते हैं इसके अंतर्गत इसमें योगदान 75% केंद्र का होता है और 25% राज्य का होता है। यह राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रशासित होती है। इसके जरिए आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष मतलब यदि आकस्मिक आपदा आ जाएगी तो उसके लिए भी एक कोष होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। इसका वर्तमान नाम राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही कोष कर दिया गया है। इसमें भी वित्त पोषण 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार करती है। यह भारत के लोक खाते से संबंधित है। इसकी राशि का उपयोग तत्काल राहत एवं पुनर्वास हेतु किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, इसको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही रूप में या कार्यवाही कोष के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय प्रबंधन अपशमन निधि, राष्ट्रीय प्रबंधन अपशमन निधि आपदाओं की रोकथाम हेतु वित्त का प्रावधान करने के लिए इसका गठन किया जाता है। जो आपदा है उनको रोकने के लिए वित्त का प्रावधान करने के लिए इसका गठन किया गया है, राष्ट्रीय प्रबंधन अपशमन निधि। आपदा प्रबंध संबंधी अन्य तथ्य। चेन्नई तेल रिसाव दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु के एन्नोर तट पर घटित हुई थी 18 फरवरी 2017 को। 2 मालवाहक पोत के टकराव के कारण पेट्रोलियम लुब्रिकेंट का रिसाव हो गया था। भारत के सूखा क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ एवं लातूर क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी एवं अरावली क्षेत्र, कालाहांडी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा क्षेत्र, ये सब सूखा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेंदाई फ्रेमवर्क, इससे पहले हम देख लेते हैं ये आपदा प्रबंधन हेतु नोडल एजेंसी कौन कौन सी हैं। तो भूकंप के लिए, भूकंप किस में आता है? घर में आता है तो गृह मंत्रालय। बाढ़ भी, जब पानी आता है बाढ़ का तो वो भी हमारे घरों में चला जाता है तो गृह मंत्रालय इसके अंतर्गत। भूस्खलन में हमारे घर दब जाते हैं तो गृह मंत्रालय। हिमस्खलन में हमारे घर चले जाते हैं। सुनामी में
घर जाते हैं, चक्रवात में भी घर जाते हैं। अब आती है रेल दुर्घटना। रेल तो हमारे घर में आती नहीं है, बल्कि यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैविक आपदाएं, तो जैविक आपदाएं किसको हानि पहुंचाती हैं? मानव के स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैविक आपदाएं देखता है। रासायनिक आपदाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, जो रासायनिक आपदाएं आती हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये क्षति पहुंचाती हैं किसको? हमारे पर्यावरण को। तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। सूखा, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। चलिए हम देखते हैं फिर से आपदाओं के लिए कौन कौन सी नोडल एजेंसी हैं। जैसे कि हमारा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिम, सुनामी और चक्रवात, ये सब हमारे घर से रिलेटेड हैं, घर में ही आते हैं। भूकंप भी घर में आता है, बाढ़ आती है, भूस्खलन में घर चला जाता है, हिमस्खलन में भी घर दब जाता है, सुनामी में घर के अंदर पानी घुस जाता है, चक्रवात में भी अंदर चला जाता है। तो ये सब क्या है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय से संबंधित है। जैविक घटनाएं हमारे मानव शरीर पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। रासायनिक आपदा, औद्योगिक दुर्घटना, यह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सूखा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं सेदाई फ्रेमवर्क। आपदा प्रबंधन हेतु वैश्विक स्तर पर अपनाया गया दस्तावेज है। यह मार्च 2015 में जापान के मियागी के सेदाई द्वारा स्वीकार किया गया था। इनसेट 3DR आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुपयुक्त उपग्रह है। जुलाई 2006 में महासागर विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पृथ्वी विकास मंत्रालय कर दिया गया है। तो महासागर विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब आता है विक्रो। यह भूकंप एवं सुनामी की चेतावनी देने वाला उपकरण है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भूकंप के आने के पूर्व ही सचेत कर देता है। कौन है? विक्रो। विक्रो, थोड़ा सा रुको, विक्रो मतलब वेट करो, विक्रो है ना, विक्रो, रुको। तो ये क्या है? भूकंप और सुनामी की चेतावनी देता है, मोबाइल एप्लीकेशन है। फिर आता है ब्लैक रोज। यह मंगोलाई जहाज था, जो कि 10 सितंबर 2009 को पारादीप बंदरगाह के निकट डूब गया था। इससे व्यापक स्तर पर कच्चे माल तेल सागर की सतह पर फैल गया था। ये क्या है? ब्लैक रोज मंगोलाई जहाज है, जो कि 10 सितंबर 2009 को पारादीप के निकट डूब गया था। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म स्थानीय हवाओं को तप लहर या लू कहा जाता है। जो ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के समय उत्तर भारत में चलने वाली जो स्थानीय हवाएं होती हैं, तप लहर होती है, लू होती है, उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ग्लोवर DDR सेट आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु जापानी उपग्रह है। क्या है? ग्लोवर RRD सेट आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु जापानी उपग्रह है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में जारी की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में जारी की गई थी। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। यदि आपदा आती है, आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी में, जो कि 5 लाख रुपए की राशि रखी गई है, और संस्थागत श्रेणी में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र भंडारी को यह दिया गया था। आपदा प्रबंधन में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण। आपदा प्रबंधन में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान मंच 2005 में, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन संघ, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, विश्व बैंक, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ये सब आपदा प्रबंधन में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण हैं। आपदा प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे UNO द्वारा 1990 के दशक में 1990 से 2000 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया है 2000 तक, 1990 से पूरे 10 साल को।
प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में सतत विकास के साथ आपदा न्यूनीकरण के लक्ष्यों भी निर्धारित किए गए थे। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में 2002 में सतत विकास के साथ साथ आपदा न्यूनीकरण के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन करना। प्रथम सम्मेलन 1994 को जापान के योकोहामा में संपन्न हुआ था। इसे योकोहामा कार्य नीति भी कहा जाता है। इसे आपदा प्रबंधन पर प्रथम विश्व संगोष्ठी माना जाता है। इसे अधिक सुरक्षित संसार हेतु कार्य योजना भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक आपदा की रोकथाम, तैयारी, शमन हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। पहला सम्मेलन कब हुआ था जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए था? तो योकोहामा में संपन्न हुआ था 1994 में जापान के। योकोहामा कार्य नीति भी कहा जाता है इसे आपदा प्रबंधन पर प्रथम विश्व संगोष्ठी माना जाता है। यह विश्व सुरक्षित संसार हेतु कार्य योजना भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। दूसरा सम्मेलन जापान के ह्यूगो प्रांत की राजधानी कोबे में 2005 में हुआ था। इसी सम्मेलन के दौरान 2005 से 2015 के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी। ह्यूगो फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य आपदा के प्रति राष्ट्र एवं समुदायों को प्रतिरोधक बनाना था। तो ये कब हुई थी? दूसरा सम्मेलन 2005 में हुई थी और इसी के साथ 2005 से 2015 तक ह्यूगो फ्रेमवर्क घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? आपदाओं के प्रति राष्ट्रीय एवं समुदाय का प्रतिरोधक बनाना। तृतीय सम्मेलन 2015 में हुआ, मार्च में, जापान के मियामी प्रांत के सेदाई शहर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में ह्यूगो फ्रेमवर्क की परिवर्ती दस्तावेज के रूप में सेदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक के लिए स्वीकृत किया गया। तो ये सब जापान में ही हो रहे हैं। 3 हुए हैं। पहला हुआ है योकोहामा में 1994 में, फिर आता है ह्यूगो प्रांत 2005 में और इसके साथ ह्यूगो फ्रेमवर्क जारी किया गया था 2015 तक। फिर आता है तीसरा सम्मेलन, ह्यूगो फ्रेमवर्क की जगह पर सेदाई फ्रेमवर्क आया 2015 से 2030 तक के लिए। सेदाई फ्रेमवर्क के 4 आयाम कौन कौन से हैं? सेदाई फ्रेमवर्क के 4 आयाम। पहला आता है आपदा जोखिम का अध्ययन करना, आपदा प्रत्युत्तर, बहाली और आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना। कौन कौन से 4 आयाम हैं? पहला आपदा जोखिम अध्ययन, आपदा प्रत्युत्तर, बहाली और आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार। इसके साथ हमारा आपदा प्रबंधन कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हर यूनिट के सारे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।